आप जब जरूरत हो तो हम आपके साथ आए हैं। तो ये 7वीं कांग्रेस होती है कॉमिंटन की, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, जहां पर यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स की बात आती है कि फांसीवाद के खिलाफ सबको मिलकर जुड़कर लड़ना है। और इस टैक्टिक्स को लेकर जो उसके आधार पर जो हमें काम करना था, भारत के अंदर भी एक और नया फेज शुरू होता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमारी देश की आजादी के लिए लड़ाई, उस लड़ाई में कम्युनिस्ट भी एक गुट के रूप में शामिल हुए हैं। और आज के दिन पीछे मुड़ के अगर देखो आप तो बड़ी ताजुब लगती है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, नेता लोग एआईसीसी के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर साल के सेशन में शामिल होते थे, रेजोल्यूशन मूव करते थे और कांग्रेस को एक क्रांतिकारी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हुआ करती थी। वो एक जॉइंट यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वो एक फेज रहा। अब इसके बाद जब आजादी की दौर आती है तब एक बहुत बड़ा आर्म स्ट्रगल चल रही थी तेलंगाना में, और उस आर्म स्ट्रगल से पूरे सत्ता को हासिल करने की कोशिश रहा एक ट्रेंड कम्युनिस्ट मूवमेंट में। दूसरी ओर से लोग कह रहे थे कि ये एक छोटा सा जगह है बीच में भारत के, और यहां से दिल्ली तक पहुंच के सत्ता को हासिल करना क्रांतिकारी तरीके से हथियारों के आधार पर ये संभव नहीं है। तो ये वाद विवाद चल रहा था। तो यही तय किया कि एक 4 मेंबर की डेलीगेशन जाएगी कॉमरेड स्टालिन से मिलने। उन दिनों में स्टालिन के पास गए और कॉमरेड स्टालिन ने हमारे डेलीगेशन को, हम बड़े वरिष्ठ नेता थे, मतलब जिन्होंने जो बुनियाद जो बनाया था कम्युनिस्ट आंदोलन का, उनमें से 4 थे। तो कॉमरेड स्टालिन ने उनसे इंडिया का मैप मंगवाया और उनसे पूछा तेलंगाना कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला ये है तेलंगाना। तो बोला यहाँ से तुम दिल्ली तक जाओगे, बीच में कुछ है क्रांतिकारी आंदोलन जो आपके साथ रहेगा? कहता नहीं, बीच में कुछ नहीं। तब कहता ये तो फिर आपको एनसर्कल करके खत्म कर दिया जाएगा, तो आप ये रास्ता जोड़कर इसको विड्रॉ करके शामिल हो, जनता की कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करो। और उस तरीके से एक नया फेज शुरू होता है आजादी के दौर के बाद, और उसके अनुभव फिर अलग। लेकिन तब आ जाती है बहुत बड़ा, दुनिया में जो चल रही थी एक बहुत बड़ा मार्क्सवाद के सिद्धांत में और उसके थियरी में ही एक भटकाव, जो एक बहुत भारी तरीके की भटकाव जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है दुनिया के अंदर पैमाने पर। और उस भटकाव का यही मतलब सारांश अगर देख ले आप, तो उसका फोकल पॉइंट जो था वो यही था कि समाजवाद के लिए जो हमें आगे बढ़ना है रास्ता, वो रास्ता जो है नए आजाद हुए देशों के शासक वर्गों के साथ मिलकर हम जो है समाजवाद की तरफ चल सकते हैं। और वो थियरी एक्सप्लोर की गई कि बाईपासिंग द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म को बाईपास करके अब सीधा नेशनल लिबरेशन मूवमेंट से सोशलिज्म तक पहुंच सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मसला और विवाद बन गया था भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन, और यहां से चर्चाएं शुरू हुई। और ये अनुभव हम समझते हैं इसी से हम सीखे। मैं इतना लंबा छोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि इसके चलते हुए क्या हम सबक क्या सीखे, ये पूरे अनुभवों के अलग अलग दिशाओं में जो हुए हैं उससे मेन सबक सीखे कौन से है। अब ये भटकाव जब दक्षिणपंथी भटकाव जो आई, रिविजनिस्ट जो भटकाव जो आप कहते हैं, उसके पीछे हमारा समझ है कि एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ ने उस समय और रेड आर्मी सबसे ज्यादा कुर्बानियां की हिटलर और फांसीवाद को हराने की। 20 मिलियन कहते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा अब सोवियत सिटीजन की मौत हुई, शहीद हुए उस जंग में। ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां पर कोई ना कोई वहां पर शहीद नहीं हुआ। उस समय शांति की भावना बहुत मजबूती से सोवियत संघ के लोगों के अंदर बढ़ी और फैली। विश्व में शांति होना चाहिए, और ये शांति की भावना को बढ़ाना है तो साम्राज्यवाद वहां पे खड़ा है अमेरिका के नेतृत्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद। आपका कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में वॉर और पीस के बीच में मेन कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में उन्होंने पेश किया, और वॉर और पीस के बीच में मेन कॉन्ट्रडिक्शन पेश किया। तो जो लोग वर्ल्ड पीस के लिए साथ है आपके, उनके साथ मिलकर हमें कोऑपरेट करना होगा, ताकि
उनके साथ मिलकर हम समाजवाद की ओर भी हम पहुंच सकते हैं। अब वॉर एंड पीस के सवाल पर, पीस के साथ तो हमारे देश के आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, ये लोग सब वर्ल्ड पीस के हक में थे। तो सोवियत संघ का कहना था ये हमारे दोस्त हैं, तो कम्युनिस्टों का भी दोस्त है, तो हमें आपको उनके साथ मिलकर सहयोग करते हुए अपनी समाजवाद की ओर चलनी होगी। एक सेक्शन था जो बाद में सीपीआईएम बना कम्युनिस्ट आंदोलन में, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे देश के शासक वर्ग है और ये शासक वर्ग यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, और उसके चलते हुए शोषण जो बढ़ रहा है मेहनत कर जनता पे, मजदूर वर्ग पे खास तौर, इस शोषण के खिलाफ बिना संघर्ष किए समाजवाद की ओर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके साथ पीस के साथ विश्व शांति के सवाल पर कोऑपरेट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन विश्व शांति के नाम पर उनके साथ हाथ मिलाकर सहयोगी के रूप में काम करें तो क्रांति आगे बढ़ेगी नहीं, क्रांति पीछे हटेगी, क्योंकि शासक वर्ग ही मजबूत होंगे। तो यहां पे सवाल क्या उनसे आ गया कि कौन है देश का शासक वर्ग, उसकी चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, और उसके आधार पर क्रांति कैसे होगी। जो वर्ल्ड पीस वाली जो आर्ग्यूमेंट थी, इसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अगर देखें आप, तो दुनिया के अंदर जो अंतर्विरोध हैं, मुख्य अंतर्विरोध, उन अंतर्विरोधों के साथ जोड़कर देखें तो ये डिविएशन की समझ जो हमने बाद में सीखा, मतलब इसकी एनालिसिस करते हुए जिसकी समझ जो है स्पष्ट होती है। 4 मुख्य कॉन्ट्रडिक्शंस है दुनिया के अंदर, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी ने माना 1960-61 में और आज भी मानते हैं ज्यादातर, और ये 4 हैं दुनिया में: साम्राज्यवाद समाजवाद के बीच में, पूंजी और श्रम के बीच में, कैपिटल और लेबर के बीच में, साम्राज्यवाद और पिछड़े हुए देशों के बीच में, और साम्राज्यवादी देशों के ही बीच में। ये 4 मुख्य अंतर्विरोध है जिनके आधार पर दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अब ये चारों मुख्य है, चारों में से केंद्रीय ये कौन सी अंतर्विरोध है? केंद्रीय अंतर्विरोध है समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच में, क्योंकि दुनिया के अंदर सोवियत क्रांति के बाद दुनिया के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था से बदलकर समाजवाद की ओर वो दिशा शुरू हो गई, और ये है मेन सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन। मेन तो चारों है, सेंट्रल ये है, लेकिन ये चारों कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से उभर कर आते हैं उससे निर्भर होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर हिस्ट्री में कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो दुनिया का फोकस बनता है। जैसे वियतनाम के लिबरेशन के समय पर इंपीरियलिज्म और थर्ड वर्ल्ड के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो फोकल कॉन्ट्रडिक्शन में आ गया, फोकस में आया। तो अब ये चारों मेन कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें से एक सेंट्रल है इंपीरियलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, और इन चारों में से कोई भी फोकल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी डेवलपमेंट। अब यहां पर गड़बड़ कैसे आती है? जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन को ही फोकल कॉन्ट्रडिक्शन बना दोगे, जैसे सोवियत संघ ने बनाया था इंपीरियलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, यानी वॉर वर्सेस पीस। वॉर वर्सेस पीस के लिए पीस के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारे सहयोगी हैं। देश के अंदर बेशक शासक वर्ग हो, लेकिन उनके साथ आपको कोऑपरेट करना। दूसरी ओर से भटकाव जो आई एक समय चीन से, बाद में उन्होंने दुरुस्त कर लिया चीन की पार्टी ने, लेकिन वो भटकाव आ गया कि फोकल कॉन्ट्रडिक्शन को सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन बना दिया, यानी इंपीरियलिज्म वर्सेस थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसको सेंट्रल बना के जब दुनिया की नक्शा ड्रॉ करते रहे तो तब आ गया आपका मतलब सोशल इंपीरियलिज्म का थ्योरी भी सोवियत संघ के बारे में, और तब आ गया कि शासक वर्ग जो है आजाद जो नए हुए देश, वहां के शासक वर्ग के चरित्र पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी इन अंतर्विरोधों को, ये बात हम देख सकते किसी भी समय दुनिया में, आज भी आपके नेपाल में, हमारे भारत में कई सारे अंतर्विरोध होंगे, लेकिन इस अंतर्विरोधों में से कौन सा है आज के दिन जो मुख्य अंतर्विरोध जिसका रिजॉल्व किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी क्रांति आगे नहीं बढ़ सकती, उसका पहचान सही ढंग से ना हुआ तो बहुत भारी गलतियां हो सकती। और उस समय वो दक्षिणपंथी भटकाव के चलते हुए हुआ क्या, भारत के अंदर ये नारा लगा नहीं, लेकिन मतलब वही था, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, नेहरूवाद।
इजिप्ट में तो ये नारा भी लगा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, नासरवाद। इंडोनेशिया में नारा लगा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, सुकार्नोवाद। यानी जो नए आजाद देशों के जो शासक वर्ग बने नए, उनको भी आप अपने सिद्धांत के साथ जोड़कर कोलैबोरेटर्स बन गए। वो दक्षिणपंथी डिविएशन था, दो डिविजन से। लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन को गलत समझते हुए, फोकल कॉन्ट्रडिक्शन ही सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन, उसके चलते हुए इंपीरियलिज्म थर्ड वर्ल्ड को आपने जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन बनाकर चीन की जो बात आई, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आजाद देशों के जो शासक वर्ग है वो सिर्फ कठपुतली है साम्राज्यवाद के, और लोगों के हाथ में अगर हथियार होते हैं और पीपल्स वॉर अगर छेड़े हम, तो क्रांति आसानी से सफल हो जाएगी। गलती वो है आपकी वामपंथी भटकाव, लेफ्ट डिविएशन, राइट डिविएशन, लेफ्ट डिविएशन। अब लेफ्ट डिविएशन का मतलब क्या था कि अंडर एस्टिमेट क्या कर रहे थे, आजाद देशों के अंदर जो नए शासक वर्ग बने आजादी के बाद, उनका अपना एक सामाजिक आधार है, उसका अपना एक जुड़ाव है, मतलब समाज के बहुत बड़े तबके के साथ। आखिरकार आजादी की जंग में वो नेतृत्व दिए थे। अब उनको दरकिनार करके कहना कि उनका कोई सामाजिक आधार नहीं है, वो सिर्फ कठपुतली है साम्राज्यवाद का, रूलिंग क्लासेस के। और उस रूलिंग क्लासेस के एनालिसिस के आधार पर हमारी क्रांतिकारी आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगी, क्या स्टेज है रेवोल्यूशन का, और उसके नतीजे पे हम पहुंचे डेमोक्रेटिक स्टेज है। इस डेमोक्रेटिक स्टेज को हासिल करने के बाद ही, जिसका हमने जो टर्मिनोलॉजी का पीपल्स डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टेट, और उसके बाद ही सोशलिज्म की स्ट्रगल शुरू होगी। तो इस पूरी लड़ाई के अंदर जो बात हमने जो सीखी कि इन अंतर्विरोधों को सही ढंग से पहचानना, उसके बारे में सही आंकलन करना, ये सबसे बड़ी एक अनुभव है जो हम समझते हैं कि कम्युनिस्टों के लिए कहीं पर भी दुनिया में जो हो, वहां पर इस अनुभव से सभी क्रांतियों की यही अनुभव रही, और इस तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये एक हमारी एक्सपीरियंस का नतीजा निकला। लेकिन खैर उसके बाद सीपीएम बनी, भारत के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में वो उभर आई। और क्योंकि डीएमएस नंबूदिरी का नाम लिया था, मैं एक बात बता दूं, उस समय जब सीपीआई सीपीएम अलग हुए, बहुत महंगा प्राइस देकर अब जो है हमें सुधरना पड़ रहा है, इकट्ठा हो रहे, लेकिन हो रहे हैं इकट्ठा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोवियत यूनियन की वो पतन होने का भी वो एक्सपीरियंस के बाद आता है कि अब भारत के अंदर हमारी क्रांति को आगे ले जाना है कि वहां की ठोस परिस्थितियां क्या है, उसका क्या ठोस विश्लेषण है आपका। अब वहां के जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है संवैधानिक, उसी के ऊपर हमले शुरू होने लगे 1990s के दशक में, जब से वाजपेयी की सरकार आई, वाजपेयी साहब की सरकार आई। और ये हमारा मानना ये था कि ये संवैधानिक ढांचा जरूरी है क्रांतिकारी आंदोलन को भी आगे ले जाने के लिए। अगर इसको कमजोर करेंगे तो ये आंदोलन आगे नहीं जा सकता, तो उसको बचाना जरूरी है, लोगों की जनवादी अधिकारों को बचाना। तो उसके लिए संयुक्त बाकी जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनके साथ मिलकर चुनावी क्षेत्र में हम जो है कोऑपरेट करते थे, ताकि इस ताकतों को तो रोको। क्योंकि आज आपको हम सबको भी समझ रहा है, मतलब कि आखिरकार इस तरीके की ये सांप्रदायिकता का जो आज जोर जो है भारत के अंदर, पॉलिटिकल राइट का, जो हिंदू आप इसको हिंदुत्व मतलब ये चैलेंज कहिएगा, ये जो भी नाम दे इसको, एक पॉलिटिकल राइट का एसेंडेंसी भारत के अंदर अब है। और ये एसेंडेंसी क्या अचानक पैदा हुआ? नहीं, ये एसेंडेंसी ये एक्चुअली ये देखे आप तो तकरीबन 100 साल की इसका एक विचारधारा संघर्ष का एक हिस्सा है ये, जो भारत के अंदर चल रहा था है इस देश को, तो बिना सेक्युलर डेमोक्रेसी की ये संभव नहीं है। सो इंडिपेंडेंट इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में होना चाहिए। कम्युनिस्टों ने क्या कहा, बिल्कुल सही है वो बात, लेकिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक सीमित नहीं रह सकते हम। जो राजनीतिक आजादी हमें मिलेगी
ब्रिटिश से, वो राजनीतिक आजादी को जब तक आर्थिक आजादी में नहीं बदलेंगे हर व्यक्ति के भारत में, ये सेकुलर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन भी आपका मजबूत नहीं होगा, उसी के ऊपर हम ले आएंगे। तो सोशलिज्म के लिए संघर्ष जो है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना के बाद ये कंटिन्यू करना है सोशलिज्म के लिए। लेकिन भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र के रूप में ट्रांसफॉर्म करने वाले की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। भारत की आजादी का आंदोलन स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आजाद भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, उसी के आधार पर यह कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, लिखा गया और अडॉप्ट हुआ। अब कई लोग ये गलत थे कि उसी समय ये संघर्ष खत्म हो गया, यानी हिंदुत्व राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात जो कहने वाले हैं, वो संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि उस समय गुस्से में वो तत्व जो है महात्मा गांधी की हत्या की। हत्या के बाद आरएसएस का बैन हुआ। बैन के बाद लोग समझ रहे थे कि वो कमजोर हो गया, अब उतना चुनौती नहीं है। लेकिन अब जो हो रहे देश के अंदर, उससे पता चलता है कि ये हर समय ये चुनौती रहा है, हर समय ये टकराव रही है, और यही है सिद्धांतिक संघर्ष आज भारत में जो हो रहा है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस का ढांचा, इसको बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये जनतांत्रिक अधिकार है हमारे हाथ में, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं जन आंदोलन के द्वारा। तो अब ये टकराव जो आ गई, ये मुख्य रूप से ये टकराव आई, और वहां पर हमारे पिछले 10 साल के जो अनुभव अगर आप देखें, तो आज कमजोर क्यों हुई है कम्युनिस्ट आंदोलन आपके मतलब इंडिया में। उसके बारे में और भी पॉइंट्स है, मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक मुख्य पॉइंट है कि आज जो पॉलिटिकल राइट है इंडिया में, जो ये दक्षिणपंथी ताकतें हैं जो भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन आज सिद्धांतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और टक्कर लेने वाली जिसके अंदर क्षमता है, वो है लेफ्ट और कम्युनिस्ट। तो मेन अटैक जो है उनका, उनकी तरफ से होता हमारे को निशाना बनाकर। अब इस अटैक का सामना करना, उस समय दो मतलब तरीकों को कैसे बदलना है वो नहीं सीखेंगे, और सिर्फ थियरी को ही अड़कर पकड़े रहेंगे, तो इस तरीके के भटकाव होंगे जो वामपंथी भटकाव होंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पर ही चलोगे और थियरी को छोड़ दोगे तो फिर करता है, आप में से कोई नहीं करता है, बाकी पार्टियों में से। लेकिन गलती करना कोई गलती नहीं है। स्टालिन ने एक जमाने में कहा, उसे पूछा गया था कॉमरेड स्टालिन से, बताइए कौन सा है व्यक्ति जो गलती नहीं करता। उसने कहा कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा एक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके डेफिनेशन में आ सकते, गलती नहीं किया। वो कहता वो ऐसे व्यक्ति है जो कोई काम भी नहीं करता। अगर काम करते हो तो गलती होगी, गलती होना गलती नहीं है, गलती को ना पहचानना गलती है, गलती को ना सुधारना गलती है, गलती को दोबारा ना करें, ऐसी परिस्थितियां ना ले आना वो गलती है। तो इससे हमें सुधर कर, हमें सतर्क रह के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये इन ए नटशेल जो हमारी एक्सपीरियंसेस का एंड रिजल्ट है आज के दिन, हमारा टास्क जो है ये है इन ए नटशेल जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया। बहुत अरसों के बाद नेपाल आने का मौका मिला, लेकिन नेपाल जब भी आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसी कोई वापस ये नहीं है। और हर बार हम यही कहते हैं कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच में हम लोग भाई ज़रूर है, लेकिन कोई बड़ा और छोटा कोई नहीं है। हम जुड़वे भाई हैं, और जुड़वे भाइयों की एक खासियत होती है, एक जुड़े हुए भाई को दुख होता है तो दूसरों को महसूस होता है। एक जुड़े हुए भाई अगर खुशी होती है उसके साथ तो दूसरे को भी महसूस होता है। भारत और नेपाल के लोगों की ये है संबंध, और इस संबंध को हमें मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। ये मौका जो दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। उत्तर चाहन्छु किनभने छिमेकी भएको हुनाले माथि उठ्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ, धक्का खाँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्ने हुनाले अब यसमा हाम्रो चाह छ। मैले यति मात्रै सोध्न चाहे, धन्यवाद। और देश की राजनीति को इस तरीके की मोड़ आ जाए कि बिना कम्युनिस्टों की
सरकार नहीं बन सकती दिल्ली के अंदर, तो वो परिस्थिति शासक वर्गों के लिए हितहक में नहीं है, तो इनको कमजोर करें, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, हमारी गलतियों की वजह से भी ये पॉइंट हुआ टैक्टिकल की गलतियों की वजह से भी ये एक पॉइंट हुआ कि लोगों को सही ढंग से हम समझा नहीं पाए वो न्यूक्लियर परमाणु डील का जो बात क्या था। एक मार्क्सिस्ट के लिए, एक मार्क्सवाद के लिए ये बिल्कुल बात समझ में आती। वो परमाणु डील वो था रास्ता जो खोला, आज जो एक जूनियर पार्टनर अमेरिकन इंपीरियलिज्म के भारत अगर बनना एक सबऑर्डिनेट एलाई के रूप में, वो रास्ता जो है उस मतलब न्यूक्लियर डील ने खोला था। जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो सही था, लेकिन लोगों को समझाने में वो उसकी कमजोरी रह गई, और वो उस सवाल पर विड्रॉ क्यों किया, मतलब उस सवाल को उसको पीपल्स इशू नहीं बना पाए।